नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी संग्राम परिवार में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी, यूपी बीएड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर जो आया था, हम हिंदी की श्रृंखला अपने चैनल पर जारी किए थे, पर ज़्यादा रिस्पांस अच्छा ना मिला। देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन, जो 4 ही टेस्ट मैंने कराए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन लगभग बने हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। और चलिए शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन जो 2020 में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, और इस तरह कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके लिए और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। 2015, 16, 17 सब प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मेरे दोस्त मंजिल पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कि आखिर यह क्वेश्चन कितने सही कर सकते हैं थे आप लोग अगर यह पेपर आप देते। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी। पृथ्वी कौन सा शब्द है? अब बात आती है तत्सम की, तो यह संस्कृत से उत्पन्न होते हैं और यह संस्कृत के समान होते हैं। और हिंदी जो है, तद्भव जो है, यह संस्कृत से उत्पन्न हिंदी का शब्द होता है, सरल शब्द होता है। और तत्सम जो है एक कठिन शब्द होता है। आपके उच्चारण स्थान करेंगे तो वह कठिन शब्द होगा। अब आपको चुनना है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम या तद्भव। अब बताइए, क्लिक कीजिए ऑप्शन, आखिर आपका क्या सही हो सकता है? आपको पृथ्वी सरल लग रही है या कठिन लग रही है? पृथ्वी, पृथ्वी यानी कठिन है, शब्द कठिन है। तो कठिन शब्द जब है तो क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा था? तत्सम हो जाएगा। तत्सम कठिन शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। अब पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का तत्सम तद्भव रूप पृथ्वी, पृथ्वी हो जाएगा। ये वो वाला जो तद्भव रूप होगा ये वाला हो सकता है, ये वाला पृथ्वी, ये वाला तद्भव हो सकता है। अब संप्रदान कारक का परसग क्या है? का, को, से, के लिए। अब संप्रदान कारक का परसग क्या होगा? कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए। अब संप्रदान को के लिए आता है तो को के लिए आपका यह सही हो जाएगा। संप्रदान कारक का परसग होगा संप्रदान के लिए। मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है। मैं चित्र बना रहा हूँ, आखिर इसका कौन सा आंसर होगा? भविष्यकाल, भूतकाल, अनिश्चित काल, वर्तमान काल। आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं चित्र यानी बना रहा हूँ, जैसे आप कहेंगे मैं क्लास देख रहा हूँ, इसका मतलब आप वर्तमान काल में रहा हूँ, रहे कर रहे हैं। यह सेंटेंस निकलता है कि वर्तमान में कार्य हो रहा है। आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द, चीनी शब्द, अरबी शब्द, अंग्रेजी शब्द। आखिर यह आलू किस भाषा का शब्द है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हैं। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सा का उच्चारण स्थान, यह देख लीजिए, हमने अभी एग्जाम वो पेपर जब कराया था 4-5 सेट इस बीच में कराए गए, उसमें भी क्वेश्चन है हमारे। सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, मूर्धन्य, तालु, कंठ। आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अगर जिन्होंने हमारी क्लास देखी होगी उनको पता होगा, सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। षटकोण वाला। अब करते हैं तीनों सा की बात कर लेते हैं। सफेरा वाला सा, यह क्या होता है? दंत होता है। सफेरा वाला सा, यह दंत होता है। और जो यह सा होता है तालव्य सा, इसे तालव्य सा कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं। और षटकोण वाले सा को मूर्धन्य कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। षटकोण वाला मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? निम्नलिखित में से 56 क्वेश्चन आपके नंबर पे है। यह बीएड में एग्जाम हुआ था। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, 51 से 50 से 100 तक हिंदी के आते हैं। दोनों पेपर आपको अपलोड मिलेंगे, आप लोग देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल का सही आंसर है? गूलर का फूल होना, अति प्रसन्न वस्तु होना, फूल की तरह दिखना, दुर्लभ वस्तु होना, सुगंधित होना। आखिर आप क्या सही कर सकते हैं? तो आपने अगर चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी गूलर का फूल होना, मतलब क्या? दुर्लभ वस्तु होना। गूलर का फूल जल्दी नहीं दिखता, किसी को मिलता नहीं है, तो दुर्लभ वस्तु यानी कोई वस्तु न मिलना। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये होगा, ई होगा, बड़े ई होगा, ईक होगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही है। सुत है, अज है,
कि जितने भी दिए गए हों आ प्रत्यय लगाएंगे, सुता अजा हो जाएगा। तो यह प्रत्यय प्रयोग करके आप स्त्रीवाचक सुत का स्त्रीवाचक सुता बना सकते हैं। पैरों से लेकर सिर तक फटाफट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर फटाक से दिया जा रहा है। पैरों से आप ये जरूर देखिए आपके कितने सही होते हैं अगर यह पेपर आप देते। पैरों से लेकर सिर तक की एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत, अपाद मस्तक, नमस्तक। अगर आपने चुना है पैरों से लेकर सिर तक, एक के लिए ऑप्शन क्या होगा? अब पैरों से सिर तक लेकर क्या होगा? अपाद मस्तक। पैरों से सिर तक क्या होगा? अपाद मस्तक होगा। तो आद्योपान सजी क्या होगा? आद्योपान सजी आदि से लेकर अंत तक होगा। आद्योपान जो है आदि से लेकर अंत तक होगा। आद्योपांत क्या है? आदि से अंत तक होगा। और पैरों से लेकर सिर तक क्या है? अपाद मस्तक। और नतमस्तक क्या है? किसी के सम्मान में सिर झुकाने वाला क्या है? नतमस्तक। किसी के सम्मान में सिर झुकाने वाला नतमस्तक। और आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत। और जबकि क्या होता है? पैरों से लेकर सिर तक क्या है? अपाद मस्तक। वाह, जबरदस्त, शानदार। 59 क्वेश्चन नंबर, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाला कारक कहलाते हैं। काव्य में भाव कला सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। काव्य को सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक आखिर क्या कहलाते हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही है। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं अलंकार। अलंकार ही आपका सही हो जाएगा, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थालंकार, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, या पूछा जा सकता है। अब क्या है 60 क्वेश्चन, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हरिशंकर परसाई जी हैं। अगर आपने चुना है ए ऑप्शन तो आप बिल्कुल सही हैं। जो हिंदी के पहले रचनाकार जिन्हें व्यंग विधा का दर्जा दिलाया गया है, व्यंग निबंधकार भी कहे जाते हैं। पहले हिंदी के जो क्या थे? हिंदी के रचनाकार थे। ठीक, हरिशंकर परसाई सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंगकार। समझ में आया दोस्तों? जबरदस्त। सट आनन, यह क्या है? शब्द के संधि विच्छेद पर सही निशान लगाइए। अब क्या है यहाँ पे? सड़धनानन, सड़ानन, सट आनन। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि सट और अब आनन मिलकर जब टा, आधा टा, या शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन टा क्या है? शुद्ध व्यंजन, जहां हलंत लगा हुआ शुद्ध व्यंजन, क्योंकि उसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई है। अगर स्वर की सहायता न ली जाए तो वह क्या होता है? वह शुद्ध व्यंजन होता है। और जब शुद्ध व्यंजन होगा तो उसमें स्वर का रोल नहीं होगा, वह हलंत लग जाएगा। तो जब शुद्ध व्यंजन यानी टा और आनन मिलेगा, जब टा और आनन मिलेगा तो टा और बड़ा जो है या डा का रूप ले लेगा, तो सड़ आनन बन जाएगा। अब पूछ सकता है सड़ानन में कौन सा समास है भाई जी? तो सड़ानन में सा यानी 6 का भेद हो रहा है। जिस पद में दुग्ध समास आता है, दुग्ध समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पे दुग्ध समास हो जाएगा। चक्रधर शब्द क्या है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विदेशी शब्द। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही है। चक्रधर योग रूढ़ होगा। रूढ़ क्या है? जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। योग रूढ़ क्या है? चक्रधर यानी तीसरा अर्थ दे रहा हो। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ, कौन, यह, क्या। अब आप लोग यह ऑप्शन क्लिक कीजिए कि यह कौन सा सही हो सकता है। अब जैसे क्या है कि कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ है हो सकता है, क्या कुछ है, क्या है, कुछ पता नहीं कितना है, जिसका पता नहीं कि क्या हो सकता है, जिस वस्तु का बोध ना हो पाए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे होता है तो कुछ हो सकता है। अगर आपने चुना है कुछ तो आप बिल्कुल सही हैं। अब क्या है? संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? फटाफट क्वेश्चन करा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट होंगे उसमें भी एक्सप्लेनेशन, इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए, अब की बार नस्ते नाबूद एक गवर्नमेंट सीट पक्की कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयोग होते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ,
काल के साथ आखिर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपने अगर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक क्या है? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी विभाव। अगर स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक क्या है? स्थायी भाव को जगाने व उद्दीप्त करने वाला कारक अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है, विभाव होगा। विभाव के कितने प्रकार होते हैं सर? विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। जबरदस्त, शानदार। 66 का है, 66 क्वेश्चन नंबर पर पहुंच चुके हैं। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हैं नैने हैं, त्यों त्यों खरी निकरे सा कहीं गए। पंक्ति में अलंकार कौन सा हो सकता है? अगर यह अलंकार क्या है? ज्यों ज्यों त्यों त्यों बार बार रिपीट क्या है? यहाँ उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, तो यहाँ पुनर्व्यक्त अलंकार सही हो जाएगा। त्यों त्यों शब्द क्या है? ज्यों ज्यों तथा त्यों त्यों शब्द पुनर्व्यक्त पुनरुक्त अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द, देखिए कितना शुद्ध शब्द है। आप लोगों ने जिसने पेपर दिया होगा या क्लिक कर दिया होगा, लेकिन आप गलत हो गए, क्योंकि उज्ज्वल इस तरह नहीं लिखा जाता, लेकिन गलत हो जाता है। मूर्ति, दीपक, मूर्त भी गलत है। यह तीनों शब्द गलत हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही है। तो सर उज्ज्वल किस तरह लिखा जाता है? उत्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत्धन ज्वल। अब उत्धन ज्वल जब होता है तो यह उज्ज्वल दोनों आधे हो जाते हैं। ये जो होते हैं दोनों आधे हो जाते हैं, उज्ज्वल हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है। अभी आप पूछ सकता है उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल यानी उत्धन ज्वल, यानी किसमें क्या है? शुद्ध व्यंजन आ ही नहीं रहा है। शुद्ध व्यंजन तो आ गए, शुद्ध व्यंजन नहीं आ गए, स्वर का भेद ही नहीं हुआ, स्वर कहीं दिख ही नहीं रहे। आखिर इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। अब क्या है, मूर्ति किस तरह लिखा जाएगा? तो मूर्ति इस तरह आपका लिखा जाएगा, क्योंकि यह गलत है। अब दीपक किस तरह लिखा जाएगा? दीपक तो सब लोग कर लेंगे कि इस तरह दीपक, ये नहीं बता रहे हैं, दीपक यहाँ पर लिख देते हैं, दीपक इस तरह लिखा जाएगा। यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। एग्जामिनर ने बेवकूफ़ बना दिया था बच्चों को। 68 निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं लगा है। अतिक्रमण, प्रतिक्षण, सुगम, दर्शन। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अतिक्रमण में अति उपसर्ग है और प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है और सुगम में सु उपसर्ग है, जबकि दर्शन में कोई उपसर्ग नहीं है। आप बिल्कुल, अगर आपने चुना है डी तो आप बिल्कुल सही हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आता है? नाटक और प्रहसन, और नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग, प्रहसन और कहानी। क्या हो सकता है? आप लोग क्लिक कीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन। अब दृश्य काव्य क्या होता है सर जी? दृश्य काव्य जो होता है, दृश्य काव्य जब हम काव्य का आनंद उसे देखकर प्राप्त करते हैं। जैसे काव्य का आनंद अगर हम देखकर प्राप्त कर रहे हैं तो वह क्या होगा? वह दृश्य काव्य होगा। जब हम काव्य को देखकर उसका आनंद प्राप्त करते हैं तो वह दृश्य काव्य होगा। दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या होता है? नाटक और प्रहसन आते हैं। अब इस चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? 70 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या होगा यह चिन्ह? क्या है? लाघव चिन्ह है, पुनरोक्ति बोधक चिन्ह है, आदेश चिन्ह है और हंस पद है। आखिर क्या होगा? यह हमें उम्मीद है बहुत लोग गलत करके आए होंगे। आखिर क्या है? जैसे राम क्लास गया, राम क्लास गया। अब श्याम भी हमें लिखना है क्लास गया, तो इसे हम क्लास क्लास ऐसे लिख देंगे। अब क्या है? सीता भी क्लास गई, सीता भी क्लास गई। अब क्या है? ये क्या हम बार बार लिख रहे हैं? यही तो ये चिन्ह दर्शा रहा है, यही चिन्ह दर्शा रहा है। तो यह क्या है? पुनरोक्ति बोधक। यह आपसे पूछ सकता है, पुनरोक्ति बोधक चिन्ह होता है। अब प्रकृति के सुकुमार कवि, 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और कबीर। आखिर कौन सा सही हो सकता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रकृति के सुकुमार
कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। छायावाद युग के कवि होते हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान 72 क्वेश्चन आपके सामने। स्वाभिमान स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? स्वाभिमान स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? चूहा, श्वान, कबूतर, सिंह। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं क्योंकि फटाफट 50 क्वेश्चन कराने हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। स्वाधीनता और स्वाभिमान कौन सा है, किसका प्रतीक है? सिंह का प्रतीक है। अली शब्द के दो अर्थ हैं, भौरा या सखी, घाट या घर, जल या पानी, पिता या भाई। तो अगर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, क्लिक कीजिए। अली शब्द के दो अर्थ हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हैं। एक कली का होगा भौरा और एक कली का सखी होगा। जैसे तो आपको दे सकता है कनक, कनक का क्या अर्थ होगा? एक कनक का अर्थ धतूरा होता है और ये एक कनक का क्या अर्थ होगा? सोना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, वह बहुत बोलती है, ये वाक्य क्रिया विशेषण क्या है? वाक्य क्रिया विशेषण आखिर क्या है? तो वह बोलती है, तो ये आसान भाषा हो गई। लेकिन बहुत बोलती है इसका मतलब क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? बहुत हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हैं। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? अभी आपने अगर ढंग से क्वेश्चन को पढ़ा होगा, जहां उज्ज्वल हमने संधि विच्छेद करके दिखाया था, वहां पर आप ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर आपने चुन लिया होगा। हम आशा करते हैं कि आपने ढंग से उस क्वेश्चन को देखा होगा जहां पे हमने बताया है, और यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगी क्योंकि उत धन ज्वल होता है, उत धन ज्वल होता है, इसमें सभी शुद्ध व्यंजन होते हैं, स्वर का प्रयोग नहीं होता है, व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 76 क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, श्री रामचंद्र शुक्ल। अब आपके लिए यह जबरदस्त क्वेश्चन है, छायावाद युग के प्रवर्तक आखिर कौन है? तो जयशंकर प्रसाद अगर आपने क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है क्योंकि छायावाद युग का आरंभ भी उसी समय माना जाता है जब जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम रचना झरना आती है। प्रथम रचना झरना करीब 1918 के समथिंग में आती है और उसी समय जो है छायावाद युग का आरंभ होता है। पावक शब्द का उदाहरण क्या है? पावक शब्द किस संधि का उदाहरण है? अब भाई संधि क्या है? संधि में 5 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार संधि होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और गुण संधि, अयादि संधि और क्या है? यण संधि होता है। तो 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं। अब यह पावक क्या है? हमने आपको क्लास में बताया था, या है, वाह है, रा है, या है, वाह है, रा है। अब या वा रा आ जाए, 3 शब्द हों तो क्या हो जाएगा? वह अयादि संधि होगा। नयन है, पवन है, नयन, पवन, शयन है, नयन है, पवन है, शयन है। इस तरह के प्रश्न अगर आ जाएं तो आपको क्या होगा? अयादि स्वर संधि। अयादि किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। जबरदस्त। आपने अगर ऑप्शन नंबर डी दिया है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 78 क्वेश्चन, सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए? 1, 2, 3, 4। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद हैं? अगर आपने चुना है 2 तो आप बिल्कुल सही हैं क्योंकि काव्य के 2 भेद दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य होते हैं। अब 79 नंबर क्वेश्चन, प्रसारण शब्द का विलोम क्या है? प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, सदर्शन। आखिर कौन सा होगा? यूं ही नहीं मिलती चाही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे दोस्त, एक दिन का संघर्ष नहीं, कंटिन्यू चलने वाली सतत प्रक्रिया के बाद आप सफल होंगे।
तो इन क्वेश्चनों को हल कीजिए और आने वाले समय में और प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। अभी यह ख़त्म नहीं हुआ है, यह 100 क्वेश्चन है। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम शब्द आप क्या करेंगे? आखिर प्रसारण क्या मतलब क्या होता है? प्रसारण का मतलब फैलना होता है। फैलना मतलब प्रसारण का विलोम का हो जाएगा। प्रसारण का मतलब फैलना होता है, तो आकुंचन अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आकुंचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है। प्रसारण मतलब फैलना, आकुंचन मतलब सिकुड़ना, तो प्रसारण का विलोम क्या होगा? आकुंचन हो जाएगा। इस तरह आप उसका अर्थ निकाल करके आंसर दे सकते हैं। लोक संस्कृत का जन्म हुआ है शहरों में, गांवों में, कस्बों में, विद्यालयों में। आखिर लोक संस्कृत जो है इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हैं। लोक संस्कृत का जन्म गांवों में हुआ है, गांव में हुआ है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। कृपाण शब्द क्या है? अब यहाँ पे जबरदस्त ट्रिक बताई जाएगी जिससे आने वाले में अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो खटाक से आप आंसर दे सकें। कृपाण शब्द क्या है? अब यह कठिन शब्द हमने बताया, कठिन शब्द आ जाए आंख मूंद करके आप तत्सम मार दें। अब कृपाण है, अगर अंत में ये वाला मिल जाए, आपको ड़ा मिल जाए, ये वाला अगर ड़ा कहीं मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तत्सम मार देंगे। चाहे वह रामायण दिया गया हो, चाहे रामायण दिया गया हो, चाहे वह पुराण दिया गया हो, आप तत्सम मार सकते हैं। अगर अंत में राम ला मिल जाए, या तत्सम की जबरदस्त ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक, यह समझ लीजिए। यह अगर मिल जाए तो तत्सम हो जाएगा। पुराण ड़ा ये वाला मिल जाए तो पुराण है, रामायण है, अरुण है, यह अगर मिलता जाए तो आप मार दीजिए तत्सम। कोई सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कठिन शब्द होता है, संस्कृत का शब्द होता है, ये बात है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 82, बुद्धि भ्रमित होना। बुद्धि भ्रमित होना क्या है? बुद्धि भ्रमित होना क्या है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनना। आखिर क्या हो सकता है कि आप कौन सा क्लिक करेंगे? आप आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं, तो आखिर यह क्या हुआ था आपके साथ? तो बुद्धि भ्रमित हो गई थी, बात पर वो चक्कर में पड़ गए थे, अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, धोखा खा गए थे, उल्लू बन गए थे। आखिर आपके साथ क्या हुआ था? अगर आप बुद्धि भ्रमित होना तो यानी इसका मतलब क्या होगा? चक्कर में पड़ना। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर से बोझ उतरना। कितने 2 मुहावरे आए थे, 2 मुहावरे आते हैं हर साल, 2 विलोम, 2 से 3 विलोम आप शब्द आ जाते हैं, ये सब चीजें आते हैं। सिर से बोझ उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? भार टलना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना और बात पक्की होना। आखिर क्या हो सकता है? सिर से बोझ उतरने का अर्थ क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हैं। सिर से बोझ उतरने का मतलब क्या है? भार टलना। रामू पेपर देकर आया, जैसे मान लीजिए वो एग्जाम देने गया, एग्जाम देने के बाद आता है, कहता है सिर से बोझ उतर गया। उसका एग्जाम क्या लग रहा था? भार लग रहा था। एग्जाम क्या लग रहा था? भार। इसका मतलब उसका भार टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द हम बताए थे जिसका संधि विच्छेद न हो सके, और यह आपको ट्रिक बता दी जाए सबसे छोटा शब्द होगा। तो इसमें सबसे छोटा शब्द कौन दिख रहा है? वाचनालय, विद्यालय, समतल, आपको दिख रहा है पशु। जी सर, तो पशु हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि पशु का न संधि विच्छेद हो रहा है और यह सबसे छोटा शब्द है, तो यह क्या हो जाएगा? रूढ़ है, यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। महोत्सव में कौन सी संधि होगी? हमने बताया था कि स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। अब यहाँ पे महोत्सव, इसमें हम आपको एक गेस दिए दे रहे हैं कि इसमें होगी तो स्वर संधि। ये व्यंजन और विसर्ग आप काट दीजिए। अब आप कहेंगे सर जी अगर विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, तो अयादि आप बताए थे या आ या रा वा आ जाए, नयन गयन शयन, इस तरह अगर प्रश्न आ जाए तो हम मार देंगे पवन, इस तरह आ जाए। तो अगर इसमें अयादि भी नहीं होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि। अब गुण संधि की खतरनाक ट्रिक हम आपको बता दें, ए ओ अर आ जाए, ए ओ अर आ जाए। ए ओ अर मतलब क्या होता है? ए ओ अर मतलब क्या होता है? जैसे आपसे पूछ सकता है उपेंद्र, उपेंद्र, अगर ए की मात्रा मिल जाए, ए की मात्रा आपको मिल जाए, रमेश, इस तरह ए की मात्रा अगर आपको मिल जाए
चंद्रोदय ओ की मात्रा मिल जाए, ए ओ अर आ जाए, तो क्या करेंगे, गुण संधि आप क्लिक कर सकते हैं। अंबर का विलोम क्या होगा, अंबर का विलोम क्या होगा, अवनी, आकाश, अभिन्न, प्रक्षिप्त। आखिर आप कौन सा सही करना चाह रहे हैं, अवनी का क्या होगा, अगर आपने अंबर का विलोम क्या होगा, अवनी होगा, अंबर का अवनी विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द ज़्यादा पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। अवनी का, अवनी मतलब क्या है, धरती, अंबर मतलब क्या, आकाश। मुझे कैसा शब्द है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष। उत्तम कैसा शब्द है, अगर मुझे क्या है, उत्तम पुरुष, मुझे कैसा शब्द है, उत्तम पुरुष, उसको क्या, मुझे, तुमको, उनको, यह सब क्या है, तुम, हम, तुम क्या आ जाएगा, मध्यम, और वो मुझे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और जो बीच वाले मीडिएटर होते हैं वह अन्य पुरुष में आ जाते हैं। जैसे हम उत्तम, आप मध्यम, और बीच वाले जितने होते हैं वह मीडिएटर यानी मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। मुझे कैसा है, उत्तम पुरुष, आप क्या हैं, आप क्या हैं, मध्यम पुरुष, और जितने मीडिएटर बीच में आ जाएंगे वह अन्य पुरुष हो जाएंगे। बहिर्मुखी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। समास हमने बताए थे 4 या 6, अगर समास के 4 या 6 पार्ट आ जाएं तो आप कौन क्लिक करेंगे, 6 क्लिक करेंगे, क्योंकि वहां पे आपसे क्या जानना चाह रहा है कि तत्पुरुष के जो पार्ट होते हैं, दुग्ध समास और कर्मधारय समास, वह आपको अलग अलग कर दिया गया। जब अलग अलग कर दिया जाता है तो अपवाद स्वरूप एग्जामिनर से 4 व 6 पूछा जा सकता है। अगर 4 व 6 पूछा जाएगा तो आप 6 क्लिक कर देंगे, 6 क्लिक करेंगे, आपका वहां ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बहिर्मुखी में कौन सा समास होगा, अब अगर यहाँ पे क्या आखिर होगा आप बताइए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, यह 2 शब्द होते हैं, विलोम शब्द होता है, जैसे राम श्याम, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, यह जो क्या विलोम शब्द हो सकता है। कर्मधारय, कर्म की भूमिका निभाई जा रही हो, अगर वहाँ पे अगर आपको कर्म मिल रहा है तो आप अगर कर्म नहीं है तो तत्पुरुष मार सकते हैं, क्योंकि कर्म धारय समास और दुग्ध समास किसके पार्ट होते हैं, यह आपके तत्पुरुष के पार्ट होते हैं। बहिर्मुखी में समास कौन सा है, बहिर्मुखी में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का अर्थ क्या होता है सर, अव्ययी भाव में जो होता है पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि सेकंड पद या द्वितीय पद प्रधान नहीं होता। अब इसमें जो क्या है, तत्पुरुष दुग और तत्पुरुष समास, दुग समास, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। आखिर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या थी, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हैं। सूरदास की साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी। अब सूरदास की कुछ रचनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। सूर सारावली, साहित्य लहरी में भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आखिर इनके किन रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, सूर सागर और साहित्य लहरी में सूर सागर, आप जैसे लिख लीजिए सूर सागर और साहित्य लहरी में भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन, मंजिल दूर नहीं लग रहा है, बहुत जल्द हम 100 क्वेश्चन हल कर लेंगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसी तरह बताइएगा तो 20 क्वेश्चन, 20 सेट आपको कराए जाएंगे, 1000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे यूपी बीएड से रिलेटेड। महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के एकाकी पक्ष का चित्रण, मानव जीवन के बृहद चित्रण। आखिर कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करना चाहते हैं कि आपका सही हो जाए, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का। काली मिर्च में कौन सा समास, हमने अभी बताया था कि अगर तत्पुरुष समास आ जाए तो उसके कितने पार्ट होते हैं, कर्मधारय समास और दुग्ध समास होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब वहां पे कर्मधारय दुग्ध, अब यहाँ पे क्या है, काली मिर्च का आप क्या कीजिए, विग्रह कीजिए। अब जब आप एक विग्रह करेंगे तो आखिर क्या है, काली है जो मिर्च,
काली है जो मिर्च, हमने कहा था तत्पुरुष समास के जितने पार्ट होते हैं उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या है? काली है जो मिर्च, वह द्वितीय पद, मिर्च जो है द्वितीय पद आ रहा है। अब जब द्वितीय पद आ रहा है तो क्या होगा सर? तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा सर। तो कर्मधारय समास अगर आपको न दिया गया होता तो आप क्या करते? तो आप तत्पुरुष समास क्लिक कर सकते थे, क्योंकि तत्पुरुष के पार्ट कर्मधारय हैं, कर्मधारय तत्पुरुष के पार्ट हैं। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत छोटी चीज़ें हैं पर गलती हो जाती है। उर्वशी किसकी काव्य कृत है? अज्ञेय की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की, कुंवर सिंह की। उर्वशी किसकी काव्य कृत है? अब उस उर्वशी क्या है आपसे पूछ सकता है, गद्य है या काव्य है? तो काव्य कृत है। क्या है? उर्वशी काव्य कृत है। उर्वशी अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृत है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, सन्यासी का पर्यायवाची है ढोंगी, बाबा, वृद्धा, दंडी। आखिर क्या होगा इसमें? 100% लोग गलत करेंगे और जिसका सही होगा वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हमारा सही था। कि सन्यासी का पर्यायवाची क्या है? ढोंगी, बाबा, वृद्धा, दंडी। 93 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हैं। सन्यासी का न ढोंगी होगा, न बाबा होगा, न वृद्धा होगा, दंडी होगा। हम जानते थे आप लोग गलत करेंगे, और जिसका सही होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारा सही था, बताना जरूर। क्योंकि सन्यासी का, और दो तीन चीज़ और बता दें, सन्यासी की क्या है? बैरागी है, विरत है, परिव्राजक है। सन्यासी का दो याद और कर लीजिए, बैरागी और परिव्राजक और सन्यासी याद कर लीजिए। अब रस का स्थायी भाव बहुत पूछता है, एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से। आप रस का वैसा आप बुक उठाना और पढ़ लेना, इसमें जितने चार हम बताए दे रहे हैं और बाकी हम खुद करवा देंगे। बिल्कुल पेशेंस आप लोग बनाए रखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा होगा, या विस्मय होगा, या भय होगा, या उत्साह होगा? आखिर आप लोग क्या क्लिक करना चाहते हैं बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अगर आपने चुना है विस्मय तो आप बिल्कुल सही हैं। अब कुछ सर जी यह भी बता दीजिए, बीभत्स रस का क्या होगा? जुगुप्सा होगा। भयानक रस का क्या होगा? भय होगा। भयानक रस का क्या होगा? भय होगा। वीर रस का क्या होगा? उत्साह होगा। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। क्या आपको समझ में आ गया होगा? भयानक रस का भय होता है, वीर रस का उत्साह होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अब नेक्स्ट 95 नंबर को स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकालीन कवि नहीं है? ईश्वरदास, नाभादास, मतीराम, रहीम। आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ईश्वरदास, नाभादास, रहीम जो हैं या भक्तिकालीन कवि हैं, जबकि मतीराम भक्तिकालीन कवि नहीं है, यह रीतकालीन कवि है। रीतकाल के कवि, यह रीतकाल के कवि हैं। मतीराम क्या है? रीतकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, या तो सही लग रहा है। बच्चों को काट कर फल खिला दो, या तो भाई गलत लग रहा। बच्चों को काट कर फल खिला दो, भाई बच्चों को काट दोगे तो फल कौन खाएगा? बच्चों को काट कर फल खिला दो, बच्चों को काट कर फल खिला दो। यहाँ पे गलत हो गया, यह गलत हो गया। हमसे क्या पूछा था कि अशुद्ध वाक्य बताइए, तो बच्चों को काट कर, बच्चों को नहीं काटना है भाई, फल को काटना है। तो बच्चों को फल काट कर खिला दो, यह हो सकता था कि यहाँ पे फल आ जाता या काट आ जाता। बच्चों को फल काट कर खिला दो, लेकिन यह नहीं कहेगा कि बच्चों को काट कर फल खिला। जब बच्चे ही कट जाएंगे तो फल कौन खाएगा? यह गलत हो जाएगा। ठीक, वह सुंदर दृश्य, यह सही हो जाएगा। वह अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली, यह भी सही है। यानी आपका बी नंबर गलत है। यहाँ पर जो हो जाएगा, बच्चों को फल काट कर खिला दो, यह सही हो जाएगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन, कारवां किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, एकाकी है? 97 नंबर क्वेश्चन, आखिर क्या आंसर हो सकता है? अगर कारवां आपने चुना है एकांकी तो आप बिल्कुल सही हैं। एकांकी विधा की रचना है, यह भुवनेश्वर से प्रकाशित होती या 1935 में प्रकाशित हुई। कारवां क्या है? एकांकी है, 1935 में भुवनेश्वर से प्रकाशित होती है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए।
उत्तर देने का यह ढंग नहीं है, उसे गर्व है। अब इसमें क्या संयुक्त बताना है, उत्तर देने का यह ढंग नहीं है। संयुक्त मतलब कि वह वाक्य जोड़ा गया हो। संयुक्त या मिश्र वाक्य में जो होता है, वाक्य एक दूसरे को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अब 98 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए आखिर क्या हो सकता है। अब ये किससे जुड़े हो सकते हैं, आबे से जुड़े सकते हैं, तो यहाँ क्या जुड़ा नहीं है या जुड़ा तो नहीं है या नहीं हो सकता। उसे गर्व है कि वह क्या है, उच्च कुल में पैदा हुआ है। यह जुड़ा तो है लेकिन यह संयुक्त नहीं है, क्योंकि की नहीं माना जाएगा, यह मिश्र में आ जाएगा। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, मिल गया अपना आंसर। दवा लो और क्या, अभय में आ गया, क्या दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या आप क्लियर कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा? अगर आपने चुना है तो आपका सही हो जाएगा। यह बात सभी को स्वीकार्य है, यह संयुक्त नहीं है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है मसरण, मसरण और मितव्ययी, कलव्ययी, कृपण, मितव्ययी। आपने अगर चुना ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हैं, मितव्ययी हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला मितव्ययी हो जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। अभी हमने क्या कहा था, सुंदर है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है क्या है, विशेषण है। तेज क्या है, अब राम बहुत तेज दौड़ता है या क्या आ जाएगा, प्रविशेषण आ जाएगा। यानी विशेषता की भी विशेषता, विशेषणों की भी विशेषता बता रहा हो वह प्रविशेषण होता है। आपको हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यह यूपीबीएड 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और इसी तरह अगर क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं या 2015, 16, 17 जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं पाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और इसी तरह कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जरूर, धन्यवाद।